आज 24 जुलाई है और दिन है जुमे का। अब तो रोज़ाना ये होगा पाकिस्तान के अंदर कि जो भी रात सोने से पहले ऑयल प्राइसेस नहीं देख सकेगा, नहीं वो जल्दी सो जाएगा। सोने के बाद पहली उसको बुरी खबर ये मिलेगी, कल रात को जब वो सो चुका था तो पेट्रोल और डीजल की कितना इजाफा हुआ है। और जो रात को जाग रहे होंगे उनको रात को ही इस परेशानी के साथ सोना पड़ेगा कि ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ा दी गई। पूरी पाकिस्तानी कौम ज़हनी मरीज बनने की तरफ से जा रही है कि गुर्बत है, रोज़गारी है, और जो हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रही है तो लोग इससे शदीद तरीन अजियत का शिकार हैं। बेरोज़गारी बढ़िया 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से। हर बार मुझे पड़ता है कि खत गुर्बत से मुराद ये है जिस किसी भी शख्स को अपनी उम्र के मुताबिक जितनी उसको डाइट चाहिए, जितनी गज़ा चाहिए को नहीं मिल रही, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो नीचे है। और अगर वो अपने बच्चों को, उसके बच्चे हैं जो तालीम दें, उसके पास ज़रूरी पैसे होने चाहिए कम अज़ कम, तो इसका मतलब है कि खत गुर्बत अपने बच्चों को 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी जो उनकी उम्र के मुताबिक उनके लिए डाइट ज़रूर वो नहीं दे पा रहा, तो वो गुर्बत से नीचे है। तो ये है सूरत हाल कि 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे। और पाकिस्तान में जो भी 8,485 रुपए या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है हुकूमती क्राइटेरिया उसके मुताबिक। तो आप अंदाज़ा लगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। रोज़ाना आप देखते हैं फैक्ट्रियाँ, मिलें रोज़ाना बंद हो रही, किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये अब काश्त एक अहम फसल की काश्त का टाइम है, और जब किसान ने पानी लगाना है, जब किसान को ने डीजल का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में रोज़ाना डीजल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है, रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। और हुकूमत का सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लोग बुज़दिल हैं, पाकिस्तान के लोग अब मैं और लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं कर, जो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना, कि गैरत से आ रही है। लफ्ज़ में गैरत से आ रही के लिए जो इस्तेमाल होता है वो मैं नहीं इस्तेमाल करता पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो वो उन्हें ये कॉन्फिडेंस निकलते नहीं। और ये को भारत और पाकिस्तान की यूथ भी भारत की यूथ की तरह नहीं है जो इस वक्त लाखों की तादाद में भारत की सड़कों पर है। पाकिस्तान का स्टूडेंट बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। पाकिस्तान का नौजवान श्रीलंका के नौजवान की तरह में निकल कर और अपने अपने हुक्मरानों को लगाम डाली और अपने हकूक हासिल। तो इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हो गई हैं, जो पेट्रोल है उसकी कीमत हो गई है जनाब 331 332 रुपये। कल रात को इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 5 रुपये। और इसी तरह से जो डीजल की कीमत है वो हो गई है 378 रुपये, 378, और कल रात को 4 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। और अगर बात करें पिछले 4-5 दिन में, पिछले 5 दिनों में, तो डीजल की कीमतों में 57 रुपये फी लीटर इजाफा हो चुका है और पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये। तो पहले ये था कि हफ्ते बाद 50-55 रुपये बढ़ा देते थे, अब डेली कर के बढ़ा वही 50-55। उनका कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान निकलते नहीं है, और अगर निकलते नहीं है उधेड़ो इनको, खुदकुशियों पर मजबूर करो। एक चीज़ मुझे उन्होंने कहा जब हम कहीं बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आपको खौफ नहीं है कि पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, ये तो तंग आमद बचंगा मैं तो हो जाएगा। तो उसने लगे, उन्होंने कहा ये सब बाय डिज़ाइन है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि अगर ऑयल प्राइसेस ना बढ़ाएं हम, अगर लोगों को रोज़गार के मौके देने, अगर बेरोज़गारी को कम कर दें, अगर गुर्बत को कम कर दें, तो अगर एक बंदा 10 दिन इतने पैसे कमा लेता है कि उसको पता हो कि अब 1 महीना उसके घर में राशन का कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर वो 20 दिन तो जाके पीटीआई के साथ धरने में बैठ जाएगा। वो 20 दिन सोचने, ये इन चीज़ों पर काम करने लग जाएगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बाई डिज़ाइन है कि हमने एक एक दिन लोगों को अजियत के साथ रखना है, कि हर बंदा ये सोचे कि अगर मैं आज मजदूरी पे ना गया तो रात को मैं अपने बच्चे, तो इस गुर्बत का शिकार बाय डिज़ाइन लोगों को रखा जा रहा है। ये महंगाई बाय डिज़ाइन की जा रही है, रोज़ाना ऑयल प्राइसेस बाय डिज़ाइन बढ़ाई जा रही है, ताकि लोग इतना ज़हनी अजियत के शिकार रहें कि लोग कुछ और सोचें ही नहीं। और इस हुकूमत को, इस निज़ाम को पूरा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के लोग इतने बुज़दिल हैं और गैरत से इतने आ रही हैं कि इनको आप 1000 रुपये भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कर देंगे, डलवाएंगे, और ये पेट्रोल पंपों पर रश लगा देंगे, लेकिन ये सड़कों पर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अहम मामला है कि 5 अगस्त को पेशावर में सोहेल आफरीदी साहब ने जलसे का ऐलान किया। ऐलान के बाद आपने देखा कि पीटीआई के अपने ही कुछ लोग जो हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि क्या फ़ायदा है। लेकिन मेरी इतला ये है कि इस जलसे में सोहेल आफरीदी वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा सोशल मीडिया अब इतना टॉक्सिक हो गया है और हम यूट्यूबर्स के स्टेक्स इतने ऊपर हो गए। किसी दौर में कुछ बड़े चैनल्स कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। हम यूट्यूबर्स को ये घमंड है, ये गुमान है, ये गरूर और तकब्बुर है कि हम किसी का भी चाहें तो उसके खिलाफ नैरेटिव बना दें और हम फैसला करेंगे क्या होना है, ये क्या नहीं होना। मतलब पहले कहते थे कि कुछ कर नहीं रहा सोहेल आफरीदी। अब जब सोहेल आफरीदी ने जलसे का कहा है कि 5 अगस्त को जलसे में आइंदा का अमल देंगे, तो उस पर भी अब तनकीद शुरू हो गई है। और मैंने आपको बताया ना कि मसला ये है, अब 10 से 15 ट्विटर अकाउंट्स हैं जो नैरेटिव बनाते हैं और 4-5 यूट्यूब चैनल्स हैं जो नैरेटिव बनाते हैं। यानी अगर सबसे पहले मैंने व्लॉग कर दिया है और मैंने किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन दे दिया है, तो मुझे सुन के 10-15 हज़ार लोग बात करना शुरू करेंगे और वही नैरेटिव बन जाएगा। अच्छा, अगर कोई मुझसे ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं, वो कोई और बात करेगा, और जितने लोगों ने मुझे सुन के और अपनी राय कायम कर ली, मुझसे ज़्यादा किसी को सुन के उन्होंने राय कायम, वो फिर नैरेटिव है। तो हर एक की अपनी एक दुकान है और हर एक का अपना एक मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि
इसके ऊपर मसला क्या था कि जब सोहेल आफरीदी के ऊपर ये बात होती है वो लॉन्ग मार्च करें, तो मेरा सच बात यह है कि मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि सिर्फ सोहेल आफरीदी के लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा जब तक पीटीआई पंजाब एक्टिव नहीं होगी, जब पंजाब के एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स एक्टिव नहीं होंगे। आप केपी से 2-2.5 लाख लोग ले भी आएंगे, जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक ये निज़ाम नहीं। मैं सलमान अकरम राजा साहब की इस बात को मैंने हमेशा सपोर्ट किया। आप जितने लोग रेगुलर सुनते हैं आपको याद होगा, मैंने हमेशा ये कहा कि जब सलमान अकरम राजा साहब कि अगर कोई ये समझता है 78 साल से इस निज़ाम ने तसल्लुत कायम किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो निज़ाम 2-2.5-3 लाख लोगों के डी चौक जाने से गिर जाएगा, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। और मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ जो तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इमरान खान के साथ मुखलिस लोग ये कहते हैं कि जब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के साथ खड़ी है, तो जो अमेरिका के साथ खड़ा हो तो उसको 700, 7,000, 70,000 खून माफ़ हैं। आपने देखा कि गजा के अंदर इसराइल ने क्या किया, दुनिया में ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए। लेकिन वहीं पे ये बात भी है कि सोहेल आफरीदी पे बहुत ज़्यादा दबाव था और सारी नज़रें सोहेल आफरीदी पर थी। हाँ, एक चीज़ मैंने हमेशा सोहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, उनको जारी रखनी थी। लेकिन बात यह है कि आपको याद होगा जब ये लोग हम ये कहते हैं कि आप अली अमीन गंडापुर साहब पर तो इन चीज़ों पर तनकीद करते थे, नहीं ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैंने कभी ये नहीं कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च की तारीख दें। अली अमीन गंडापुर साहब पर तनकीद उस दिन शुरू थी जब वो अक्टूबर में डी चौक आकर और चाय पीने चले गए थे और फिर वो कई अजला क्रॉस करके और वो फिर वापस पेशावर पहुंचने, उस वक्त उनकी करना शुरू। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च की तारीख दें। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला हम यूट्यूबर्स ने नहीं करना, ये फैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करना, ये फैसला इमरान खान ने या इमरान खान के नामजद नुमाइंदों ने करना है। उसकी वजह क्या है, जब वो हज़ारों लाखों लोगों को लेकर निकलेंगे तो एक एक जान की जिम्मेदारी उनकी। अल्लाह ना करे कि किसी एक माँ का भी बेटा चला, किसी एक बीवी का शोर चला जाए, बच्चों का बाप चला जाए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके सामने निज़ाम किस तरह का है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग घरों में बैठे हैं, कोई और निकले, गोलियां खाए, जाने दे, इस हुकूमत को गिरा दे और हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ये हमारा एक वतीरा बन गया। तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दे रही। ये फैसला तहरीक इंसाफ को करना है, तहरीक इंसाफ की क़यादत को। ये बात मैंने हमेशा की कि बल्कि आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में जब एक बार बहुत ज़्यादा ये बात हो गई बातचीत वाली, तो मुझे अभी तक याद है कि ईद उल फितर के बाद मैंने एक ब्लॉग किया था और लोगों को कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब या तहरीक इंसाफ की क़यादत बातचीत कर रहे हैं तो उनको 1-1.5 महीना देना चाहिए। लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं फ़ौरन मार दो, गिरा दो। अगर बातचीत का मसला हल होता है तो अच्छी बात है। तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि अगर बातचीत का मसला हल हो तो अच्छी बात है। अभी भी जब ये तासुर बना कि तहरीक इंसाफ बातचीत, मैंने कहा कि ठीक है, इन पे ज़्यादा तनकीद नहीं करते, बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बात है। और बातचीत के बाद हमेशा से ये बात पता चली कि तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि बजट के बाद आपको चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने हर ब्लॉग में कहा कि लगता ये नहीं है, ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि निज़ाम कोई भी रियायत अवाम पाकिस्तान के इंसाफ को लीगल वर्कर्स को देगा, और वही हुआ है। अब जब और अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बजट तक इंतज़ार किया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने नेकनीयती के साथ अगर उन्होंने टाइम दिया है तो उन्होंने चले देख लिया ना, कुछ नहीं निकला नहीं निकलना था, हमें तो पहले दिन से पता था, लेकिन चलो उन्होंने। अब मसला ये है कि सोहेल आफरीदी साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव था। सोहेल आफरीदी को इमरान खान का आखिरी जो पैगाम आया कि आपने कोई भी बड़ा फैसला करना है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की मुशावरे से। अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक बात बिल्कुल ठीक है, वो ये कहते थे कि जब तक तहरीक इंसाफ पंजाब में एक्टिव नहीं, एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स एक्टिव नहीं होते, ग्राउंड के ऊपर मोमेंटम नहीं बनाते, तो हम कैसे को कॉल दे दें, हम कैसे को बड़ा फैसला कर दें। अब मसला ये आ रहा था कि मुझसे अगर आप पूछें तो ये फैसला सोहेल आफरीदी को नहीं करना चाहिए। अब मुझे पता है अनपॉपुलर बात है, आप सारे इस पे तनकीद करेंगे कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोहेल आफरीदी को ये फैसला नहीं करना चाहिए। जो मेरी इत्तला है कि वो कर चुके हैं। मैं इसलिए समझता हूँ कि ये फैसला महमूद खान चकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को, सबको मिल बैठ कर करना। लेकिन खैर, क्योंकि सोहेल आफरीदी पर तमाम नजरी और वो खुद को बरी ज़ुम्मा इससे नहीं करार दे सकते, तो अब मेरी ये इत्तला है कि 5 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है उसमें सोहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च की तारीख देने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो तारीख जो है वो अक्टूबर की तारीख हो। और अब उसके बाद क्या होता है, किस तरह होता है, लेकिन तबले जंग बच जाएगा। और गो के ये भी कुछ लोगों की लॉजिक है और उससे मैं इत्तफाक करता हूँ। वो ये कहते हैं कि इस वक्त ये निज़ाम जितना कमज़ोर हो चुका है, इकॉनमी इनके हाथ से निकल रही है, ऑयल प्राइसेस जहाँ पर पहुँच गई, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है, जो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, जो हुकूमत की स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो गंदम का बहरान पैदा हो गया है, जो आटे का बहरान पैदा हो गया है, जो लोग रोज़ बेरोज़गार हो गए हैं, जो लोग खुदकुशियों पर मजबूर, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल इस बार लोग निकल सकते और लोग खुद से भी निकल सकते हैं। देखें, पीटीआई के पंजाब से एमएनएस, एम टिकट होल्डर से तो आप उम्मीद ना रखें। निकलना है तो लोगों ने खुद निकलना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स अक्सरियत पंजाब की वो ये समझ कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल नहीं है और हमने कोई ऐसी काम नहीं करना कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, हमारे ऊपर केसेस बन जाएं, हम जेलों में चले। वो ये कहते हैं कि आप होना वाना तो बस पीटीआई के अंदर रहो, कुछ ना करो, लेकिन रहो पीटीआई के अंदर। और उनको
سب سے زیادہ جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف. وہ پنجاب کے کسی MNA MP ٹکٹ ہولڈر کا احتساب نہیں کرتے, اس سے جواب طلبی نہیں کرتے, اس کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے, اس کو PTI سے فارغ نہیں کرتے. تو PTI کے پنجاب کے MNA MPs اور ٹکٹ ہولڈرز کو پتا ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی PTI میں رہیں گے, کیونکہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہمارا احتساب نہیں کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج تک جب سے وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں, جنہوں نے PTI میں کچھ کیا ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا, ان کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی کہ فلانی کال کے اوپر, فلانی ایونٹ کے اوپر, فلانی ایکٹیویٹی کے اوپر ان MNAs MPs اور ٹکٹ ہولڈرز نے زبردست کام کیا ہے, اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کا احتساب نہیں کیا, ان کو شو کاز نوٹس جاری نہیں, جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں ان کو PTI سے سلمان اکرم راجہ صاحب فارغ نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے PTI کے ٹکٹ ہولڈرز کے کانفیڈنس کی. میں یہ بات مانتا ہوں کہ کچھ نام نہیں لیے جا سکتے, میں یہ بات مانتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے پنجاب میں, لیکن عوامی ایشوز پہ بات کرنا بھی, کیا ان کو لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا, آٹے کے بحران پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا, جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا. عوام کے بھلی وارث تو بنے, عوام کو بتائیں تو صحیح کہ ہمیں تمہارا درد ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کے دور میں اتنے بحران ایک ساتھ نہیں آئے جو اس حکومت کے دور میں آ چکے ہیں. عوام کے اندر اتنی زیادہ نفرت کسی حکومت کی نہیں تھی جو اس پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا پاپولر لیڈر کوئی بھی نہیں تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود PTI عوامی جستی نہیں کرتی. پچھلے 5-6 دن میں ڈیزل 57 روپے بڑھ گیا ہے, کوئی پریس کانفرنس آپ نے کوئی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم تمہارا گربان پکڑیں گے اور عوام تیار ہو جو ہم نے نکلنا ہے اور ان کا ہاتھ روکنا ہے. نہیں, آزاد کشمیر کے حق میں کوئی یہ بات نہیں. PTI کا سوشل میڈیا 100% بات کر رہا ہے, PTI کے MNAs MP ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے. بلوچستان میں جو دھرنا چلتا رہا کوئٹہ میں, کوئی بات ان کے MNAs MP ٹکٹ ہولڈرز نے نہیں کی. جو اس وقت جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر PTI کے ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن جس طرح سے میں عرض کر رہا تھا, کچھ لوگوں کی لاجک کے نظام بہت کمزور ہو چکا ہے. اگر ایک دھکا مضبوط طریقے سے طاقت کے ساتھ سہیل آفریدی نظام گر جائے گا. اب یہ ان کا یہ خیال ہے, اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اختلاف بھی کر لیکن اصل فیصلہ پاکستان کے عوام نے کب تک بلک کے مرنا ہے, کب تک خودکشیاں کرنی ہیں, کب تک بچوں کی ضروری خواہشات پوری نہ کرنے کی اذیت اور تکلیف میں خود کو بلڈ پریشر کا مریض بنا کو ذہنی اذیت شکار کرنے, کب تک انہوں نے اپنے ملک کو تباہ اور برباد ہوتے دیکھتے رہنا, کب تک انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو مزید کمزور چھوڑ کر جانا ہے. کیونکہ اس حکومت نے پچھلے 4 سال میں 40 سے 45 ہزار ارب قرضہ لے لیا, اتارنا ہے ہماری آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے. یہ پاکستان سے, یہ تو ایک ٹکٹ کریں گے پاکستان سے بھاگ جائیں گے. یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں کس نے بھگتنا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں نے بھگتنا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے, چلے وہ تو پاکستان سے چلے گئے, باقی 24 کروڑ تو پاکستان. اس 24 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں اگر ایک سال میں اگر آپ بہت انتہا کر لیں 1 کروڑ اور چلے جائیں گے, 1 کروڑ اور جائیں گے تو 80 لاکھ بچہ نیا پیدا ہو جائے گا. پھر وہ 24 کروڑ پاکستان کے اندر رہ جائیں گے, لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے, باقیوں نے تو پاکستان میں رہنا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا کہ ہم نے اپنے ملک کو اسی طرح سے دلدل میں دھنستے ہوئے, زوال کی طرف جاتے ہوئے, کھائی میں گرتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے. انہیں آواز اٹھانی. اور میں حیران ہوں پاکستان کے اندر لوگوں سے اور پنجاب کے اندر کہ زیارت کے شہداء کی اپنے شہیدوں کو رکھ کے دھرنے دیے بیٹھی تھی. 8-9 کروڑ فیس بک یوزرز ہیں. کیا آپ نے کوئی 1 لاکھ اکاؤنٹس کے اوپر دیکھا کہ صرف ایک جملہ لکھ دیتے کہ یار بلوچستان اور کوئٹہ کے لوگوں کی آواز سنو؟ AJK میں آج 50 دن سے اوپر ہو گئے ہیں کشمیری بیٹھے ہیں, غیرت مند بہادر کشمیر. آپ نے کوئی 1 لاکھ ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر دیکھا ہے کہ یار کشمیریوں کی آواز سنو؟ یہ پاکستان کے لوگوں کی بزدلی, اویئرنیس ہے, پتہ ہے یہ غلط ہو رہا ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن ان کی بزدلی کی وجہ سے اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہو. تو پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا تو عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے. پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا ٹھیک, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ صرف آواز اٹھانے سے ہمیں موت آ سکتی ہے, باقی ہم نے آب حیات کیا ہوا ہے, ہمیں موت نہیں آئے گی. ہمیں موت صرف آئے گی اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی, ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, ہماری جان چلی. زندگی اور موت کا دن زندگی لکھی ہوئی ہے, موت کا دن متعین ہے. وہ حضرت خالد بن ولید کا ہے نا کہ جب تک زندگی لکھی ہو تو موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے, اور جب موت کا وقت آ جائے گلے لگا لیتی ہے. تو زندگی اور موت لکھی, تو پاکستان کے لیے سب کو آواز اٹھانی. دیکھیں لاکھوں نوجوان نکلی, اور اس وقت اکانومی کے حالات خراب ہیں جتنے, تو اس میں کوئی شک نہیں PTI نے جو ہے وہ ایک طاقت کے ساتھ وہ اس حکومت میں کامیاب ہو جائے. انحصار اس چیز کا ہے کہ اخلاص کے ساتھ PTI کے MNA ہولڈرز ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگ کیا دیکھیں. ملک کی اکانومی اس وقت میں سن رہا تھا ایمس کے اوپر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں, ایک معاشی تجزیہ کار ہیں, ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی, میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, ان کا نام ہے, میں آپ کو ان کا کلپ سنا بھی دیتا ہوں. I would say کہ آپ اب اپنا ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں, کیونکہ ڈیفالٹ کی جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں وہ تمام پوری ہو چکی ہیں پاکستان کی. دیکھیں 50% سے انڈیکیٹ ہونا, اگر آپ کا قرضہ جو ہے وہ
GDP سے 50% کے قریب سے اوپر چلا جائے تو ڈیفالٹ کی آپ کے اوپر لاگو ہے. اس وقت ہمارا قرضہ ہے 70%. تو اس کے بعد پھرتے ہیں اور اب یہ سارا رہن کا طریقہ ہے اس کو آپ ریسیٹ کر. یہ ایم نیوز پر ایمان نواز صاحبہ کا یہ جو تجزیہ کار ہیں، میں نام آپ کو پھر بتانا بھول گیا ہوں، ان کا نام ہے ظفر صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ ڈکلیئر آپ ڈیفالٹ کی پوری کر بیٹھیں تو ان حالات میں، اور پھر آپ دیکھیں ارب ڈالر ہم نے 6 ارب ڈالر ہم نے سے مانگے ہیں، یہ 16 ارب ڈالر مل بھی جائیں، کیا یہ عوام پہ خرچ ہوں گے؟ پچھلے 4 سال میں 40-45 ہزار ارب جو خرچ ہم نے قرضے لیے، کیا وہ عوام پہ خرچ؟ مجھے آپ بتائیں کہ 40-45 ہزار ارب آپ کو پاکستان، تو یہ اس وقت حالات یہ ہیں، سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، امریکہ سے پیسے ظفر نقوی صاحب کا. اور تو بہرحال اب سہیل آفریدی لانگ مارچ کا کس تاریخ کا سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا. اگر وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا جنگ بچ جائے اور انصاف پاکستان کے لوگوں پر اگر وہ نکل آئے، کوئی شک نہیں کہ نظام اس وقت ہمیں یاد رکھیں